तो हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहा हूं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, वो सभी बच्चे जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन सब बच्चों के लिए जो सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, उस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम लोग शुरू कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बाकी सभी ब्रांचेस के लिए भी अब लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी है, आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो ये जो क्लास है वो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है डेडिकेटेडली। अब सेमेस्टर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे अलग अलग होता है थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर हमें स्टेटमेंट्स या मैं कहूं कि ज्यादा थ्योरी की जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन वहीं जब हम लोग बात करते हैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, तो सेमेस्टर एग्जामिनेशन में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो वर्बली हम लोग बोलते हैं उन सब चीजों को भी बोर्ड पर लिखना पड़ता है ताकि आप लोग अपने एग्जाम के अंदर भी कॉपी के अंदर लिख सके। इसलिए कुछ ऐसी चीजें भी आप यहाँ पर देखने वाले हैं जिसमें आपको कभी ऐसा लगेगा कि यार सर जैसे इसमें समझने का है नहीं। स्टिल हम उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कभी कॉपी भरने के वो चीज काम में आए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो आपका सब्जेक्ट है ना, अगर आप इस सब्जेक्ट को देखोगे तो ये पूरा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। जैसे अभी यहाँ पर आ रहा है आपके पास हिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अब यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा जरूर। ये ऐसी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा जरूर क्योंकि इससे जुड़ी कोई ना कोई बात जो है वो आपको हो सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलता है उसमें देखने को मिल जाए, या हो सकता है कहीं आपके सेमेस्टर में इसकी नीड पड़ जाए। ठीक है सर, एप्लीकेशन पर मैथ्स के 3 मॉड्यूल दिए हुए हैं, वो देख ले या लाइव देखे। बेटा अब सब लाइव देखना है, जो भी लाइव आ रहा है ना उसको लाइव देखिए आप, तभी आपको मजा आएगा। ये दोनों ही इतने कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर सबसे ज्यादा कैरी अगर सेमेस्टर में लग रहा होगा ना तो इन्हीं सब में लग रहा होगा आपके सीनियर्स को, है ना। तो शुरुआत करते हैं। तो आज इस क्लास के अंदर, कल भी आपके 9:15 पर ही क्लास रहेगी ना, 9:15 पर ही क्लास रहेगी, ये ध्यान रखना। तो 9:15 पर ही हम क्लास चालू करेंगे और कल ज्यादा अच्छे कंसेप्ट आएंगे। आज इंट्रोडक्शन चलेगा। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हिस्ट्री रही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की उसको हम लोग पहचानने वाले हैं। सर यूट्यूब पर बायोलॉजी का भी सेशन लाइव करवा दीजिए। देखिए बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको कोई इन डेप्थ इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इन डेप्थ जाना नहीं है, पर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा यूज होगा। तो हमने जो हाइब्रिड मॉडल बनाया है वो आपकी एप्लीकेशन पे शेयर भी कर रखा है। ठीक है, एग्जाम कब तक होगा ये सारी जानकारी आराम से देंगे। अभी हम लोग अपने टॉपिक को चालू करते हैं। सबसे पहले कुछ थ्योरेटिकल बातें जहां पर मुझे समझाने का कुछ नहीं है, मतलब इनमें मुझे कुछ समझाना नहीं है, सिर्फ आपको बताना है कि जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है उसकी हिस्ट्री कैसे चली थी, ताकि आपके दिमाग में भी ये चीज रहे कि कब क्या क्या हुआ है। उसके बाद में हम अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के डेफिनेशन के ऊपर आ जाएंगे। ये मेरे ख्याल से प्रॉपर विजिबल होगा, विजिबिलिटी में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं भी अपने मोबाइल में देख लूं क्या? अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा चमक, से भी ज्यादा। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उन चीजों को बढ़िया से आप लोग समझ लीजिए, सुन लीजिए। ये सुनने की चीजें हैं। शुरुआत में कुछ चीजें सुनने की आएगी, उसके बाद में कोई सब्जेक्ट जो होता है ना, वो सब्जेक्ट मतलब जब तक बोर्ड पर लिखकर समझाए ना तब तक फीलिंग नहीं आती है। इसलिए हम लोग भी सभी चैप्टर्स लाइव चलेंगे बेटा, इसलिए हम लोग भी ये जो आप पीपीटी देख रहे हैं ये तो जहां थ्योरी की नीड होगी ना वही हम लेकर आएंगे, ताकि बोर्ड पर अगर मैं ज्यादा थ्योरी लिखूंगा ना तो क्लास थ्योरी में ना खत्म हो जाए। पर जितनी भी चीजें कंसेप्ट है, डायग्राम है, सारे बनाएंगे, सारे डिराइव करेंगे, सारे सॉल्व करेंगे। ऐसे पीपीटी पीपीटी नहीं खेला जाएगा। क्लियर है? ये तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भाई हाँ हिस्ट्री है, इसको लिखकर भी क्या करेंगे, इसलिए मैं पहले से सारी चीज ले आया ताकि आप लोगों को एक बार रफली मैं आपको आइडिया दे दूं। देखिए सबसे पहले यहां पर बोला गया द वर्ड मैकेनिक्स वाज पॉइंट बाय ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल। मतलब अगर हम लोग बात करें कि सर ये जो वर्ड मैकेनिक्स आया है तो ये कहां से लाया गया था, ग्रीक फिलोसोफर है एरिस्टोटल, जिसने 384 से 322 बीसी के बीच में, मतलब ये इसके बारे में दिया गया है। हालांकि कि भाई ये एरिस्टोटल कब रहा दुनिया के अंदर हमें इस चीज से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता है कि भाई जो वर्ड मैकेनिक्स है वो कहां से आया था, ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने ये वर्ड दिया था। सर अब देखिए ये ऐसी चीज है जहां पर आपको कुछ समझने की नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 12 मिनट में सारी बातें आपको बता दूं और उसके बाद में कंसेप्ट के ऊपर हम लोग पहुंचे। सर रिकॉर्डेड का नोट्स बना लिए हैं तो फिर नोट्स बनाना है क्या? देखिए मैं मेरा सजेशन तो यह है कि जो लाइव चल रहा है ना उसका आप नोट्स बनाइए, कि बहुत सारी चीजें बदलेगी, है ना, बहुत सारी चीजें बदलेगी।
हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात, मैकेनिक्स कहां से आया? ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल। उसके बाद देखिए यहां पर क्लियरली मेंशन किया है कि उसने ये जो वर्ड यूज किया था ये किसके लिए यूज किया था। वो बोल रहा है जितने भी लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम्स होती थी ना, और उसके अलावा कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सारी चीजें आप फ्यूचर में अभी पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट के अंदर। तो मैंने कहा लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जुड़ी प्रॉब्लम के लिए वो क्या करता था, ये वर्ड इस्तेमाल करता था मैकेनिक्स की। हाँ भैया, लीवर की क्वेश्चन है या फिर मान लीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी की मैं स्टडी कर रहा हूं, तो मतलब मैं मैकेनिक्स की स्टडी कर रहा हूं। तो ये जो वर्ड आया था वो हमारे पास में लीवर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के फॉर्मेट में या उसकी प्रॉब्लम्स के लिए यूज करता था। कौन? एरिस्टोटल। और ये भी बता दिए ये एरिस्टोटल का सन दिया हुआ है भैया, वो किस बीसी में जिंदा था। अब देखिए यहां पर द फर्स्ट मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट वाज डेवलप्ड आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ये नहीं बोला गया कब डेवलप हुआ, ये आर्किमिडीज का आपको वो दिया गया कि आर्किमिडीज कब था दुनिया में। तो हमने कहा कि सर आर्किमिडीज ने सबसे पहला मैथमेटिकल कंसेप्ट डेवलप किया था इस सब्जेक्ट के लिए, और वो था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स। अगर कोई आपसे पूछता है कि वर्ड किसने दिया, सर एमसीक्यू में ये बात आ सकती है कि बहुत कम चांस है पर आ सकती है, पर सब्जेक्ट की शुरुआत है इस वजह से थोड़ा सा सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो एरिस्टोटल ने ये वर्ड यूज किया था मैकेनिक्स, और कहां यूज करता था? लीवर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कंसेप्ट्स के लिए और उसकी प्रॉब्लम के लिए वो यूज करता था। जैसे प्रॉब्लम ऑफ लीवर, अच्छा कुछ बच्चे लीवर को नहीं जानते होंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा जो वो पुलिंग के लिए आप एक रॉड टाइप का कुछ इस्तेमाल करते हो ना, आगे डिटेल में बताऊंगा। तो वहां पर वो जो वर्ड है उसके लिए टेक्निकल वर्ड जो होता है ना, उसी को आप लीवर बोलते हैं। अभी तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि सर ये देखो एक रॉड है, इससे मैंने एक फोर्स लगाया, ये ऊपर चला गया, लेकिन वहां उसको टेक्निकल वर्ड दिया जाएगा लीवर। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो मैथमेटिकल कंसेप्ट सबसे पहला डेवलप हुआ है वो किसने दिया बेटा? आर्किमिडीज ने। और वो कौन सा था? फर्स्ट लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक। फिर आप देखिए यहां पर धीरे धीरे और आगे ये चीजें बढ़ने लग गई, और उसके बाद में देखिए इन 1325 Jean Buridan of Paris University proposed an idea that a body in motion possessed a certain impetus that is known as motion, या बोल सकते हैं that is motion। तो आप बोल सकते हैं कि सर जो आपके पास में जीन बुरिडन है, जो पेरिस यूनिवर्सिटी में अंदर अपनी स्टडी कर रहा था या वहां पर इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, उसने आपको मोशन से जुड़ी जानकारी दी। मतलब अगर एक बॉडी मोशन कर रही है तो आप कैसे इस चीज के बारे में बताएंगे कि सर ये मोशन कर रही है। जैसे सर आज अगर मुझसे कोई पूछता है कि मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैं कहूंगा कोई भी बॉडी जो है उसका जो पोजीशन वेक्टर है अगर वो समय के साथ लगातार बदल रहा है तो इट मींस वो बॉडी मोशन में है। ने कहा लेकिन सर क्या ये सारी चीजें आपने दी है? नहीं, हमने नहीं दी है, ये सारी चीजें पहले से दे दी गई है जिसको हम आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। और अभी 10 मिनट के बाद में हम उन्हीं चीजों में जाएंगे, लेकिन 10 मिनट तक मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं कि कब कब किस चीज के बारे में बताया गया और कब आपका एक्चुअल में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट डेवलप हो गया है। क्लियर है? तो हमने कहा कि सर यहां पर मोशन की जानकारी 1325 में आपको पेरिस यूनिवर्सिटी में जीन बरिडन ने दिया था। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं वो क्या है? इन द पीरियड 1325 से 1350 अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट लीड बाय द थॉमस ब्रैडवर्ड ब्रैडवर्डन ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिड लॉट ऑफ वर्क ऑन प्लेन मोशन ऑफ बॉडीज। देखिए आप 1325 के अंदर मोशन के बारे में चर्चा हो चुकी है, बोला हाँ सर। अब 1325 से 1350 के बीच में थॉमस साहब ने क्या किया था, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिसके बारे में आप लोग भी खूब सुने होंगे, वहां पर प्लेन मोशन ऑफ बॉडीज के बारे में स्टडी की थी। तो आप देखिए डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। पहले तो वर्ड यूज होता था इन प्रॉब्लम्स के लिए, उसके बाद पहला मैथमेटिकल मॉडल आया, फिर मोशन को डिफाइन किया गया, फिर प्लेन मोशन ऑफ बॉडीज की स्टडी की गई 1325 से 1350 के बीच में। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस हिस्ट्री से हमें कोई खास मजा आ नहीं रहा है, पर हाँ हिस्ट्री हमें जाननी जरूरी है क्योंकि आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद में द फेमस नेम लियोनार्डो द विंसी, जो कि एक बहुत अच्छा ग्रेट इंजीनियर एंड पेंटर, गेव मैनी आइडियाज इन द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिक्स और मैकेनिज्म दोनों अलग अलग टर्म है, मैकेनिक्स और मैकेनिज्म दोनों अलग अलग टर्म है, ध्यान रखना। तो इसने जो आइडिया दिया, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म, फ्रिक्शन, मोशन ऑफ बॉडीज ऑन इंक्लाइंड प्लेन, 1325 से 1350 के बीच जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी हुई थी, जो थॉमस साहब ने लीड करते हुए बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ स्टडी की थी, वहां प्लेन मोशन के ऊपर आपने बॉडीज की स्टडी की थी। लेकिन अब यहां पर आप देख रहे हैं 1452 से 1519
में जो लियोनार्डो दा विंसी है उन्होंने इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बॉडीज के मोशन की स्टडी की है, फ्रिक्शन के बारे में बहुत सारी बातें बताई है और मैकेनिज्म के बारे में बहुत सारी बातें बताई है। सर मैं तो ना फ्रिक्शन जानता हूं ना मैकेनिज्म जानता हूं, बॉडी कैसे इंक्लाइंड प्लेन पर मूव करती है ये भी नहीं जानता हूं। मैंने कहा ये सब डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ हिस्ट्री बता रहा हूं, कब कब क्या हुआ था, 5 मिनट और बताऊंगा, फिर हम हमारे सब्जेक्ट के ऊपर आ जाएंगे। हमने कहा ठीक है सर। फिर आया गैलीलियो 1564 से 1642 के बीच में, स्टैब्लिश द थ्योरी ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड गेव रूडिमेंट्री आइडिया ऑफ इनर्शिया, मतलब लगभग लगभग बेसिक आइडिया आपने इनर्शिया का दिया। तो जो गैलीलियो है उसने, ये 1564 से 1642 के बीच में रहे थे, इन्होंने प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी दी। इसके अलावा जो इनर्शिया जिसके बारे में आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे, वो इनर्शिया का कुछ कुछ आइडियाज दिया था। ऐसा नहीं कि भाई पूरा का पूरा इनर्शिया इन्होंने क्लियर किया था, ये हम नहीं बोल रहे, कुछ आइडिया इन्होंने दिया था और कब दिया था वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। उसके बाद में आप देखिए ह्यूजिन्स, इन्होंने 1629 से 1695 के बीच में एनालिसिस ऑफ मोशन ऑफ अ पेंडुलम, वो आप देखते थे ना कि एक पेंडुलम एक रस्सी से लगाकर, आप आज के टाइम पर भी उसके ऊपर बहुत सारे, कभी उसके ऑसिलेशन निकालते हो, कभी उसका टाइम पीरियड निकालते हो। इसने उसका पूरा एनालिसिस करके आपको उस टाइम पर कंप्लीट डिटेल दी थी। कब? 1629 से 1695 के बीच में भाई साहब थे, उस टाइम पर उन्होंने इसकी स्टडी करके आपको आइडिया था। तो आप कैटेगरी, मतलब अगर आप एक सीक्वेंस देखेंगे तो एक छोटे से वर्ड से कैसे 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 धीरे धीरे आप प्योर मैकेनिक्स की साइड बढ़ते जा रहे हो, और कब कब क्या क्या हुआ वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। अब आप देखिए यहां पर साइंटिफिक हिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट विद सर इसाक न्यूटन, जिसको आप लोग मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया तरीके से जानते होंगे। जो आप न्यूटन न्यूटन करते हो उनको सर की उपाधि दी गई है, इनका पूरा नाम इसाक न्यूटन है, जिसको हम सर इसाक न्यूटन की जो उपाधि दी गई है। ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फोर्स। अभी जब आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि सर यहां पर जो फोर्स और जो मास है उसके बिना पूरा मैकेनिक्स ही नहीं है। इस वजह से यहां पर आप देखिए बहुत सारी नई नई बातें इन्होंने बताई है, इसकी वजह से इनका बहुत बड़ा रोल है साइंस के अंदर, इस वजह से यहां पर सर इसाक न्यूटन रखा गया, जबकि इनका नाम इसाक न्यूटन है। तो इन्होंने आपको कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड मास एंड गेव लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, पूरा मैकेनिक्स इन 3 वर्ड के आसपास चलने वाला, पूरा मैकेनिक्स इन 3 वर्ड के आसपास चलने वाला है। सर एक रिक्वेस्ट है, मैं उड़ान बैच लिया हूं और सुमित सर से नेटवर्क पढ़ाएंगे, सब पढ़वाएंगे, चिंता मत करो। काहे चिंता कर रहे हो भाई? अभी सुमित सर सेमेस्टर वालों को तो पढ़ा ही रहे हैं, है ना? बोला ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इसाक न्यूटन साहब की बात भी समझ में आ गई, 2 लोगों को और जान लेते हैं। जेम्स वॉट इंट्रोड्यूस द टर्म्स हॉर्स पावर, हॉर्स पावर वर्ड आपने सुना होगा, फॉर कंपेयरिंग परफॉर्मेंस ऑफ हिज इंजन। जेम्स वॉट ने, आपको पता है स्टीम इंजन की कहानी आप सब लोगों ने सुनी होगी, बोला हाँ जी सर सुनी है। तो वहां पर उसने अपने इंजन की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए आप लोगों को एक टर्म दिया था, हॉर्स पावर। आप लोगों को क्या टर्म दिया था बेटा? हॉर्स पावर टर्म दिया था। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो ये इन्होंने दिया था। उसके बाद में जॉन बर्नौली, बर्नौली को कौन नहीं जानता, तो इन्होंने बोला है कि न्यूटिशिएटेड द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। सर ये वर्चुअल वर्क क्या होता है? अगेन ये भी आपके पास में बहुत अच्छा टॉपिक है और अच्छा चैप्टर आपके सिलेबस में दिया गया है, के बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर आप थोड़ी सी पिक्चर देखें तो मैकेनिक्स वर्ड पहली बार कब यूज हुआ है, सर क्यों यूज हुआ करता था, वहां पर फर्स्ट मैथमेटिकल मॉडल कब डेवलप हुआ, उसके बाद में आपने देखा प्लेन मोशन कब आया, इंक्लाइंड मोशन कब आया, फ्रिक्शन कब आया, सिंपल पेंडुलम कब आया, और उसके बाद में फोर्स, मास, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कब आया, हॉर्स पावर की बात कब हुई, और उसके बाद में वर्चुअल वर्क की कहानी कब आई। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, बस इतनी सी बात है। अब जितनी भी चीजें आएगी ना सारे के सारे कंसेप्चुअल कहानी है। क्या सर? सर अब ये हिस्ट्री तो आपने बता दी, तो अब जो हमारे सामने पॉइंट आया वो कौन है सर? वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो पहला क्वेश्चन आता है कि सर आपने टूटे फूटे वर्ड्स तो समझा दिए हमने, क्या क्या थे सर टूटे फूटे वर्ड? टूटे फूटे वर्ड सर ये बता रहे थे कि कब कौन आया, कब फोर्स आया, कब मास आया, कब हॉर्स पावर आया, कब लीवर आया, कब लॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक आया, वो सारी बात तो हमें समझ में आ गई। बट अगर हम लोग देखें तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है क्या? अब 2 बातें आप ध्यान रखना, एक चीज समझना, एक उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको उसी तरीके से एग्जाम में जाकर लिख कर आना, है ना? उसको उसी तरीके से एग्जाम में जाकर
लिख कर आना। बेटा मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, चिंता मत करो, है ना, सुमित सर से करवाएंगे, घबराओ मत। तो हमने क्या बोला सर यहाँ पर, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है क्या? तो बोला सर हमने पहले भी आपसे मैकेनिक्स पढ़ा, जहां पर आपने 2-3 बातें बताई थी, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैकेनिक्स नहीं पढ़ा होगा, तो उनको भी मैं बता देता हूं। लेकिन ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चीजों को सीखना और सेमेस्टर को लिखने में फर्क है। मैंने कहा देखो क्या होता है कि 2-3 चीजों को पहचानिए, व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज साइंटिस्ट एंड व्हाट इज अप्लाइड साइंस। मैंने कहा साइंस क्या है? जहां पर नए नए प्रिंसिपल्स आप बना रहे हो। साइंटिस्ट कौन है? जो एक्चुअल में बना रहा है। एंड हु इज इंजीनियर? इंजीनियर कौन है सर? इंजीनियर उन प्रिंसिपल्स को डेली लाइफ में बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो उन प्रिंसिपल्स को यूज करके साइंस के एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहा है। सर कैसे? सर जी वो पास्कल्स लॉ हमने पढ़ा था। मैंने कहा हाँ, पास्कल्स लॉ किसी इंजीनियर ने, मतलब मैंने और आपने नहीं बनाया होगा, लेकिन जब आप देखेंगे हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। बोला हाँ सर सुना होगा। तो वो कैसे चल रहा है? सर वो पास्कल्स लॉ के बेसिस चल रहा है। मैंने कहा हाँ, तो पास्कल्स लॉ एक प्रिंसिपल हो गया, लेकिन उसका यूज जो हो रहा है, उसका जो एप्लीकेशन हो रहा है, वो एक इंजीनियर ही करता है। तो साइंटिस्ट भले ही उसको बना रहा है, लेकिन उसको अप्लाई, उसको आप बोलेंगे सर उसका एप्लीकेशन कौन यूज कर रहा है या उसका एप्लीकेशन कौन दिखाएगा दुनिया को? सर वो दिखा रहा है आपका एक इंजीनियर। तो आपका और हमारा काम क्या है? उन प्रिंसिपल्स और इस तरह के जितने भी लॉज और प्रिंसिपल बने हैं उनकी एप्लीकेशन के ऊपर चर्चा करना है। तो ओवरऑल आपको 2-3 वर्ड्स साइंस, साइंटिस्ट और इंजीनियर, तीनों का रोल समझ में आ गया होगा। एक जो प्रिंसिपल बनाता है साइंटिस्ट, साइंस जिसमें प्रिंसिपल बनाए जा रहे हैं, इंजीनियर जो उनको यूज करने वाला। क्लियर है? चलिए सर एली में जो पढ़े हैं सिलेबस डिफरेंट है क्या सेमेस्टर सिलेबस? देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एली में आपने थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ा था, और सेमेस्टर में थोड़ा सा आपको अलग तरीके से और अलग तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले, है ना। टॉपिक वही होगा, लेकिन अप्रोच, डेफिनेशंस, स्टेटमेंट्स, लॉस और न्यूमेरिकल चीजें ये बदल जाएगी, है ना। जैसे अभी वही बात मैं आपको बता रहा था, तो ये 3 वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने कहा ठीक है सर 3 वर्ड हमें समझ में आ गए। अब ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है कौन, तो मैं आपको बता देता हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को डिफाइन करते हैं तो आप सिंपली क्या बोलेंगे? इट इज स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ रिजिड बॉडी अंडर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इस स्टेटमेंट को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स समझ तो आ जाएगा, लेकिन जब इतनी सी बात आप एग्जाम में लिख कर आओगे तो भैया मार्क्स नहीं। और यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम और सेमेस्टर एग्जाम में फर्क आ जाता है। तो पहले मैं इसको समझाता हूं, फिर मैं बताऊंगा लिखना कैसे है। तो मैंने कहा कि सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है क्या? बोला सर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप रिजिड बॉडी, आप देखिए यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर क्या बोला गया, स्टेट ऑफ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी पर जब एक्सटर्नल फोर्स आप लगाएंगे तो उसकी क्या स्टेट होने वाली, उसी को हम लोग या उसी की स्टडी हम लोग इंजीनियरिंग में क्या, बोला कोई भी रिजिड बॉडी जो होती है, उस रिजिड बॉडी पर जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर उसकी स्टेट क्या रहने वाली है, उसकी स्टडी हम लोग क्या करने वाले हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में करने वाले हैं। तो हमने कहा यार सर बात तो समझ में आ गई, पर क्या एग्जाम के अंदर इतना लिखना पड़ेगा? नहीं, एग्जाम में भी आपको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। अब इसी बात को सर उसकी जब मैं स्टडी करूंगा तो सर मुझे वहां पर बहुत सारी मैथमेटिकल इक्वेशन लगानी, बिल्कुल लगानी पड़ेगी। सर जब मैं उसकी स्टडी करूंगा तो मुझे बेसिक फिजिक्स की बहुत सारी जरूरत पड़ने वाली है, बिल्कुल पड़ने वाली है। तो अब मैंने इन सारी बातों को बनाकर आप लोगों के लिए इस डेफिनेशन को मॉडिफाइड कर दिया। अब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो, फिर मैं आपको वापस से उन चीजों को समझाता हूं। तो देखिए सेमेस्टर में लिखने के लिए आपके पास में स्टेटमेंट या कंटेंट होना जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप हो सकता है बुलेट पॉइंट से चीजों को सीख ले, या फिर छोटे छोटे वर्ड से चीजों को सीख ले। तो सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसी बात को, हमने देखिए यहां पर पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से आप लोगों के सामने लिखा है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स विच डील्स with designing and analysis mechanical system,
बोल रहा है फिजिक्स जो आपके पास में है उसका एक एप्लीकेशन है जो डिजाइनिंग एंड मैकेनिकल सिस्टम के एनालिसिस में काम में लिया जाता है. इट इज अ ब्रांच ऑफ engineering that combines the principle of physics and mathematics to solve problems in mechanics. आप बोल सकते हैं कि सर जो मैकेनिक्स से जुड़ी चीजें होती है उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स या कंसेप्ट्स आते हैं उसको आप मैथ्स एंड फिजिक्स की मदद से क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं. और ये सारी चीजें आप किस में कर रहे हैं बेटा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कर रहे हैं. द गोल ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ दिस सिस्टम अंडर वेरियस लोडिंग कंडीशन. अब आप मेरी बात को समझना, एक छोटी सी बात को आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना पड़ेगा, लेकिन जो बात काम की होती है ना हम उसको उठा लेते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ उतनी ही बात करते हैं. इस वजह से जब आप मुझसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में बताऊंगा, जब आप मुझसे सेमेस्टर की बात करोगे तो मैं उसी की जगह 6 लाइन बताऊंगा. अब आप समझिएगा जरा इस बात को, यही लाइन है जिसको मैं यहां पर लिख रहा हूं. इट इज स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ रिजिड बॉडी अंडर एप्लीकेशन ऑफ एक्स. ये क्या बोल रहा है कि सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है एक्चुअल. बोल रहा है कि सर जो सिस्टम्स आपके पास में, अब इस सिस्टम एक रिजिड बॉडी हो सकती है, एक मैकेनिकल सिस्टम हो सकता है, कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके ऊपर वेरियस लोडिंग कंडीशन, मतलब अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स वहां पर लगा रहे हो तो हमें क्या करना है बेटा, उसके प्रिडिक्शन, लाइक उसमें मोशन होगा कि नहीं होगा. इट मींस स्टेट, इट मींस स्टेट की स्टडी आप कर रहे हैं. तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ चीजों को रिप्रेजेंट करने की जरूरत है. तो जो पहले एक लाइन मैंने आपको लिखी थी, आपको जब सेमेस्टर में लिखना है तो इस तरीके से वहां पर मेंशन करना पड़ेगा कि जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है वो फिजिक्स का आपका एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप डिजाइनिंग एंड मैकेनिकल सिस्टम. उसके बाद में आपको जो दूसरा पॉइंट वहां पर इंट्रोड्यूस करवाना है वो बताना है कि भैया फिजिक्स और मैथमेटिक्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो मैकेनिक्स से जुड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. और तीसरी बात आपको यहां पर यह बताना है कि सर यहां पर सिस्टम्स के ऊपर जो अलग अलग लोडिंग आती है उस लोडिंग के इफेक्ट की स्टडी और उसके इफेक्ट के प्रिडिक्शन की स्टडी हम इस सब्जेक्ट के अंदर करते हैं. मैं चाहूंगा एक बार सभी बच्चे बताएंगे ये बात आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं हुई कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक्चुअल में हम करते क्या है. और जब आप ये चीजें बताओगे तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि सर देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इस मैकेनिक्स का एप्लीकेशन आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलता है. आप कहेंगे सर कोई भी मैकेनिकल सिस्टम जो होता है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, सिविल के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें देखने को मिलेगा. अरे अभी कोविड आया था तो कोविड के अंदर जो आप क्या बोलते हैं वो आपने देखा होगा ना, शोरूम्स के बाहर में एक पंप, पैर से आप पंप करते थे फिर सैनिटाइजर आता था, वो क्या था, वो एक आपका मैकेनिज्म ही तो था, वो भी इसी का एप्लीकेशन. तो इस सब्जेक्ट के अगर एप्लीकेशन की आप बात करेंगे तो आपको एप्लीकेशन हर फील्ड में देखने को मिल रहा है. तो आप वहां पर मेंशन करेंगे इट इज यूज्ड इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग एरोस्पेस इंजीनियर. अच्छा आपको ये नहीं बताना एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कैसे यूज, नहीं ये आपका पार्ट नहीं है, पर हाँ आपको ये बात बताना है कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में यूज होगा, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में यूज होगा, केमिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग, ये तो बहुत कॉमन है जो आप जानते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ध्यान रखना सबके अंदर ये यूज होता है, सबके अंदर ये यूज होगा. इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ मैनी मैकेनिकल सिस्टम सच एज एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल, ब्रिज, बिल्डिंग, मशीनरी, पाइपलाइन, शिप, सैटेलाइट एंड स्पेसक्राफ्ट. मतलब ओवरऑल आप देखेंगे कि सब जगह पर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का रोल देखने को मिल रहा है. तो सर अल्टीमेटली आप कहना क्या चाहते हो, मैं आपको दो बातें बताना चाह रहा हूं. जब आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर चीजों को समझना और उसके बाद उन चीजों को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आप बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं फिर आपको प्रॉपर मार्क्स वहां पर मिलने वाले नहीं है. आप सब कुछ जानते हो. आप देखिए ये मैंने सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये मैंने पूरा कंटेंट यहां पर तैयार करके आप लोगों के सामने रखा. वही अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आते तो मेरे लिए सिर्फ ये एक लाइन है ये एक लाइन है, बस यही बताता हूं मैं कि भैया यहीं से बढ़ना है आपको आगे. लेकिन जब आप सेमेस्टर एग्जाम में आओगे
तो आपको ये सारी बातें लिखनी, सारी बातें जब लिखोगे तब जाके वहां पर मार्क्स मिलने वाले हैं। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताओ इतनी बात आपको समझ में है। वो बच्चे जो कमेंट नहीं कर पा रहे उनको मैं बता देता हूं कि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे बेटा, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। सर हमें क्या समझ में आया? सर जी हमें ये बात समझ में आ गई कि अगर कोई हमसे ये बात पूछता है, अगर कोई हमसे ये बात पूछता है, व्हाट इज व्हाट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसका जवाब आप लोगों को मिल चुका है। इसका जवाब आप लोगों को मिल चुका है। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को अब इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे इसकी स्टडी करते हैं। मैंने कहा सर जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करेंगे, जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करेंगे, मेजरली इस लोग दो ब्रांचेस करवाते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ऊपर लिख देता हूं इस बात को। बेसिकली बेसिकली we can divide this subject in two major parts, two major parts। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है क्या, ये बात आपको समझ। अब बात आ रही है कि सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से वो दो पार्ट होंगे? आपने लिखा है यहां पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। थोड़ा सा अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ता है सब्जेक्ट पर, थ्योरेटिकली भी ध्यान रखना पड़ता है और कंसेप्चुअली भी हमें ध्यान रखना पड़ता है ना। तो हमने क्या बोला कि सर दो पार्ट है यहाँ। नंबर वन, पहला पार्ट स्टैटिक्स, स्टैटिक्स। दूसरा पार्ट डायनामिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। देखिए बहुत सी बार जब हम अलग अलग बुक्स को देखते हैं, जब हम अलग अलग यूट्यूब चैनल्स को देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जब पार्टीशन करते हैं तो वो बताते हैं देखो ये फ्लूइड है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है और ये सेगमेंट इंजीनियर। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो अभी हमारे पास में भी आएगा। पर अभी आज की इस क्लास में सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन की, बेसिक इंट्रोडक्शन की जब हम चर्चा करेंगे तो वहां पर अभी हम लोग उन पॉइंट्स के ऊपर नहीं जाएंगे। हमने देखा बहुत सारी रेफरेंस बुक में बात में ही आ जाता है भैया मैकेनिक्स जो है ये चार पार्ट कर देंगे और बताएंगे ये फ्लूइड मैकेनिक्स, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और ये वाला पोर्शन आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है जिसकी आपको स्टडी करनी है। पर हम थोड़ा सा अलग तरीके से, है ना। तो हमने बोला कि सर दो पार्ट है हमारे पास में, एक स्टैटिक्स और एक हमारे पास में क्या डायनामिक्स। तो अब यहां पर सर ये स्टैटिक्स होता क्या है, देखना जरा। सर ये स्टैटिक्स होता क्या है, तो अब देखिए स्टैटिक्स। जब आपने कहा कि सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि जब किसी रिजिड बॉडी के ऊपर, जब किसी रिजिड बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगने पर जो बॉडी है वो किस तरीके का स्टेट दिखाएगी, किस तरीके का स्टेट दिखाएगी। हो सकता है कि सर वो मूव करने लग जाए, इट मे बी पॉसिबल कि वो रुक जाए। तो उसी के बेसिस पर यहां पर बात की गई है स्टैटिक एंड डायनामिक, यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वो पार्ट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वो पार्ट के अंदर रेस्ट में रखी गई कोई बॉडी जो होती है उसकी स्टडी की जाती है, रेस्ट में रखी हुई बॉडी की स्टडी की जाती है। क्लियर है? सर लाइव क्लासेस रेगुलरली होगा क्या? बिल्कुल लाइव क्लासेस रेगुलरली होगा ना, रेगुलर लाइव क्लासेस होगी, है ना। तो सर स्टैटिक्स क्या है, तो मैं आपको बताता हूं यहां पर स्टैटिक्स के बारे में कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी about
body when it is in rest. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वह पार्ट, या बोल सकते हो इट इज ब्रांच ऑफ, वह ब्रांच जिसके अंदर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसकी जो स्टडी की जाएगी वो इस स्टैटिक्स के अंदर की जाएगी। हमने कहा कि सर फिर डायनामिक्स में क्या की जाएगी? बोलो सर डायनामिक्स के अंदर अगर आप बात करेंगे तो 2 नंबर पॉइंट देखिए, 2 नंबर पॉइंट देखेंगे यहां पर, क्या आ गया हमारे पास में? डायनामिक्स। डायनामिक्स again it is branch of engineering mechanics, it is branch of engineering mechanics in which we study about, we study about a body when body is in motion। बोल रहा है कि सर डायनामिक्स में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर यदि एक बॉडी मोशन में है तो उसकी स्टडी की जाती है, उसे हम डायनामिक्स। डायनामिक्स को बाद में हम फिर से 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 काइनेमेटिक्स, नंबर 2 काइनेटिक्स। अब सर काइनेमेटिक्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये बॉडी यहां पर रखी हुई है, ये बॉडी यहां पर रखी हुई है और मैंने आपसे पूछा कि मैंने F1 फोर्स इधर से लगाया और F2 फोर्स इधर से लगाया, F1 की वैल्यू 10 न्यूटन है, तो बताओ F2 की वैल्यू कितनी होगी? तो आपने कहा सर बॉडी, मैंने कहा रेस्ट में है। तो बोला सर अगर बॉडी रेस्ट में है तो इसकी स्टडी अगर मैं करूंगा तो किसके बेसिस पे करूंगा? बोला इसकी स्टडी आप स्टैटिक्स के अंदर करने वाले हैं सर, क्योंकि बॉडी किस में है बेटा? यहां पर रेस्ट में है। मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैंने कहा कि सर एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है, बताओ सर इसकी वेलोसिटी क्या है? तो आपने कहा अच्छा सिर्फ वेलोसिटी की बात करनी है? बोला एक्सेलरेशन भी बता दो सर। मैंने कहा अच्छा सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करनी है? आपने कहा एक काम करो डिस्प्लेसमेंट भी बता दो। मैंने कहा सिर्फ यही बातें करनी है ना? बोला हाँ सर यही बातें करनी है। तो मैंने कहा अगर आप विदाउट कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन, मोशन का जो कारण है अगर आप उसको कंसीडर नहीं करते हैं और ऐसी कंडीशन में आप स्टडी कर रहे हैं तो डायनामिक्स के उस पार्ट को बोला जाता है काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग? काइनेमेटिक्स। अगर मान लीजिए आपकी बॉडी मोशन में है और आपने कहा कि सर क्योंकि बॉडी मोशन में है तो बताओ इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है F1, इस F1 की वजह से मान लीजिए हमने एक और फोर्स लगाया F2, तो बताओ कितना रिटार्डेशन आ रहा है या फिर कितना फोर्स मैं लगाऊं जिसकी वजह से बॉडी में इतना एक्सेलरेशन है? तो आप अरे 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 सर फोर्स की बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। बोला फोर्स और टॉर्क ये किसी बॉडी में मोशन के कारण होते हैं, लेकिन सर ये फोर्स और टॉर्क होते क्या? मैंने कहा आगे पढ़ाऊंगा अभी। किसी बॉडी में मोशन का कारण कौन हो गया? फोर्स और टॉर्क। बोला हाँ सर। अब ये फोर्स और टॉर्क जिसकी वजह से बॉडी मोशन में आ रही है तो आपने मोशन के कारण को कंसीडर कर लिया, और अगर आप मोशन के कारण को कंसीडर कर रहे हैं इसका मीनिंग यह है कि नाउ यू आर कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। और whenever you are considering the cause of motion, this study will not consider in kinematics। ये स्टडी काइनेमेटिक्स में कंसीडर नहीं की जाएगी। इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडी, which will consider in the second part of dynamics which is known as kinetics। ये एक अलग तरह का आपका स्टडी है जो डायनामिक्स के दूसरे पार्ट जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक्स, उसके अंदर की जाती है। तो आप कहेंगे सर यहां से मुझे क्या समझ में आया? बोला सर यहां से मुझे समझ में आया डायनामिक्स, डायनामिक्स कैन also classified in
two more categories. Two more categories. Number one, kinematics. Kinematics. Number two, kinetics. Number two, kinetics. अब मैं यहां पर इंट्रोड्यूस कराऊंगा काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स. सर व्हाट इज काइनेमेटिक्स? ध्यान से आप कहेंगे सर इट इज पार्ट ऑफ डायनामिक्स which we study about motion of particle or body without considering cause of motion. मोशन का कारण आप यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे. मैं चाहूंगा एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे मेरी बातों को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ. मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं एक एक आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिखूं, आपको बढ़िया से एक एक चीज समझाऊं. सर मोशन का कारण कौन होता है? तो आपने यहां पर इस बात को लिखा, एनी बॉडी इन मोशन ऑफ any body, the main cause फोर्स और टॉर्क. ये क्या होते हैं ये फिर मैं अभी पढ़ाऊंगा. जो मेन कारण है वो और टॉर्क होता है. इट मींस आप बोल रहे हो कॉज की स्टडी नहीं करनी, इसका मतलब फोर्स और टॉर्क की स्टडी नहीं करनी. तो फिर किस स्टडी करनी है? सिर्फ और सिर्फ मोशन स्टडी करनी है. एक बार मैं कमेंट ले लेता हूं. आदित्य सर क्लास के साथ नोट्स बनाए आफ्टर कंप्लीट क्लास. क्लास जब कंप्लीट हो जाएगी तो नेक्स्ट डे आपके पास में पीडीएफ आ जाएगी इसकी आपके एप्लीकेशन पर आराम से. 2 दिन डेमो क्लास था तो आज एक क्लास था, कल भी आपका यूट्यूब पर ही रहेगा और उसके बाद तो एप्लीकेशन पर ही चलना है ना. आपकी पीडीएफ अपलोड होती रहेगी तो आप आराम से बाद में नोट्स. अभी मत बनाओ, है ना. अभी बढ़िया से समझो. इसका मतलब सर कॉज की स्टडी नहीं करनी मतलब फोर्स और टॉर्क की स्टडी नहीं करनी है. ठीक है, तो आपने क्या कहा, इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज इन दिस पार्ट ऑफ डायनामिक्स वी विल नॉट स्टडी अबाउट फोर्स एंड टॉर्क. समझ में आ गई बात? हमें इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तो फिर स्टडी किसकी करते हैं जब फोर्स और टॉर्क की नहीं करती? तो आपने कहा कि सर वी ओनली स्टडी अबाउट डिस्प्लेसमेंट कॉमा वेलोसिटी कॉमा एक्सेलरेशन कॉमा. अब ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन लीनियर भी हो सकते हैं और एंगुलर भी हो सकते हैं एटसेट्रा. सर जब लीनियर बॉडी लाइक अगर एक बॉडी जो है आपके पास में, आप कहेंगे सर फॉर लीनियर ट्रांसलेशन, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो फॉर ट्रांसलेशन. फॉर, अब ये ट्रांसलेशन क्या होता है ये बेटा आगे आएगा तो जल्दबाजी. फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, मान लीजिए ये एक बॉडी है आपके पास. अब अगर ये ट्रांसलेशनल मोशन है मतलब
तरह का कोई रोटेशन नहीं है, ये ऐसे आगे जा रही होगी, कहाँ सर, का अपना एक डिस्प्लेस, अपनी एक वेलोसिटी होगी, इसका अपना एक एक्सेलरेशन। जब भी आप जब भी आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन की बात करो तो एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे एक्स वी ए मैंने लिख दिया, तो यहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा वेयर एक्स इज लीनियर ट्रांसलेशन, लीनियर ट्रांसलेशन, वेयर v is linear velocity, linear velocity, where a is linear body translation. For translation motion in this type of motion, we study about linear parameter like x, v, a of body. क्लियर है? नहीं बेटा, वो मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा, ऐड करने से काम नहीं चले। बिल्कुल ऋषभ, और सिर्फ मैकेनिक्स का ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट का भी तो चल ही रहा है ना लाइफ, है ना? कि सेमेस्टर थोड़ा सा डिफरेंट चीज है, अगर आपको बढ़िया परफॉर्म जैसा हम सिखा रहे हैं उस तरीके से आपको वहां हमने कहा दिक्कत नहीं है। पहला पार्ट था सर, क्या हो गया था बेटा, पहला पार्ट है। काइनेमेटिक्स हमें समझ में आ गया, अब ऐसे ही दूसरा पार्ट कौन सा है सर जी? दूसरा पार्ट है काइनेटिक्स। दूसरा पार्ट क्या है आपके पास में? काइनेटिक्स। हमने कहा सर जी काइनेटिक्स, अभी अभी आपने बताया था इट इज पार्ट ऑफ डायनामिक्स इन विच सर नोटिफिकेशन, अरे ये तो यूट्यूब पर चल रहा है, 2 दिन आपका डेमो क्लास यूट्यूब ना, तो वैसे ऐप पर लिंक भी जाता है, उसके बाद तो ऐप पर चलेगा। हाँ, इट इज इट इज पार्ट ऑफ is part of dynamic which we study about of a body with cause of motion, that is this part we also study about force torque। जब आपके पास में काइनेटिक्स की बात होती है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सर उस पर्टिकुलर बॉडी के लिए अब आप फोर्स और टॉर्क की स्टडी भी करोगे, क्योंकि काइनेटिक्स की स्टडी चल रही है। तो काइनेटिक्स में फोर्स और टॉर्क को भी कंसीडर किया जाएगा, काइनेमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ आपको किसको कंसीडर करना है? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। जस्ट बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन आज मैंने आपको दिया है, मेरे ख्याल से आप लोगों को आ गया होगा। अब कल जब हम लोग इसके अंदर आएंगे तो पूरी कहानी जो है ना वो डेप्थ में चलने वाली है। मतलब अब आप धीरे धीरे आप ये देखोगे रिजिड बॉडी क्या होती है के बारे में कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा, फोर्स क्या होता है वो समझाना पड़ेगा, डिफॉर्मेशन क्या होता है वो समझाना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स सिस्टम क्या है, सबको एकदम डिटेल में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और इस तरीके से प्रॉपर आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। और डायग्राम जहाँ जरूरत पड़े, जैसे यहाँ पर आप बता सकते हो सर ये एक बॉडी है मेरे पास में, और इस बॉडी के ऊपर मान लीजिए इधर कोई फोर्स लग रहा है F1,
अंदर कोई एक्सेलरेशन आ रहा है तो इस तरह का जो स्टडी होगा ना जिसमें देखिए एक्सेलरेशन भी आ रहा है, फोर्स भी आ रहा है, उसको हम लोग काइनेटिक्स के अंदर कंसीडर। बाकी क्लास ऐप पर होता है या ऐप पर होता है बेटा, है ना? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यदि अगर आप चाहते हैं कि सर मैं इजी प्रेप के साथ में सेमेस्टर कोर्सेज के साथ में बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहता हूं तो आपको करना क्या होगा? इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसके बाद में वहां पर आपको उम्मीद बैच दिखाई देगा जो बीटेक सेमेस्टर के लिए। और उस उम्मीद बैच में कोई भी सेमेस्टर अगर आप लेते हैं, लाइक आप फर्स्ट सेमेस्टर लेते हैं, तो आपको वो 2999 की जगह भी सिर्फ 1499 में मिलेगा। अगर आप यहां पर कॉम्बो बैच लेते हैं जो आपको 4999 की जगह अभी 2499 में दिया जा रहा है। कॉम्बो का मतलब होता है 1+2 साथ में ले रहे हैं, 3+4 साथ में ले रहे हैं, 5+6 साथ में ले रहे हैं, तो आप इस तरीके से उन बैचेस को ले सकते हैं। सर क्या खास बात रहने वाली है? आपको लाइव प्रैक्टिस क्लासेस हम लोग दे रहे हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड थ्योरी क्लासेस दे रहे हैं, रेगुलर डाउट सेशन देंगे, पीडीएफ नोट्स देंगे, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, और सबसे मजेदार चीज है कि जो आपको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट की मदद से आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसमें आपका थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों पार्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर बैच से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो यहां पर आपको शो कर रहा होगा 7014639318 पर कॉल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका जो हमें लगता है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, खुद से डेमो देखो, फिर अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ये ऑफर फीस है, तो इस ऑफर फीस के अंदर आप अपने आप को कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और अपने सेमेस्टर की तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चे इजी प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए इजी प्रेप के साथ।